नाजरीन आदाब। नाजरीन, किसी भी देश की तरक्की और विकास में किसान और मजदूर की अहम भूमिका होती है, लेकिन विडंबना यह है कि इन दोनों वर्गों का शोषण और दोहन होता रहता है। इस संबंध में यूपीए के दौर में मनरेगा परियोजना अत्यंत लाभकारी थी। इसको और उपयोगी बनाने में प्रोफेसर वीके त्रिपाठी के सुझाव किसान और मजदूर की दशा को बदलने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। देखें प्रोफेसर त्रिपाठी के सुझाव। धन्यवाद। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने मजदूरों का संकट, मनरेगा और पंचायतों के हक, इन तीन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूँ। शुरुआत में मैं एक बात एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि हुकूमत करने के लिए नहीं बनी होती है, सेवा करने के लिए, किसी पर जुल्म हो रहा उसको रोकने के लिए बनी होती है। सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती जिससे जनता के कारोबार खत्म हो जाएं, उनको आने जाने की दुश्वारी पैदा हो जाए। बदकिस्मती से जो लॉकडाउन चालू हुआ उसमें करोड़ों की तादाद में मजदूर सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हुए, पैदल जाने के लिए मजबूर हुए, सर पे सामान रख के, बच्चों को साथ लेके। हमसे बड़ी चूक हो गई। सरकार से तो हुई सो हुई, हमसे बड़ी चूक हो गई जो लोग समाज के बारे में चिंतित हैं, कि हम लोग अगर इन लोगों से कोशिश करते कि भाई गांव जाने के पहले आप एक दो दिन के लिए जरा प्रधानमंत्री के घर का घेराव कर लो, संसद का घेराव कर लो, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव कर लो, कलेक्टर के यहाँ जाके बैठ जाओ, तो फिर गाड़ियां चलेंगी, बसें चलेंगी और देश की राजनीति में एक हलचल पैदा होगी। सरकार जो असंवेदनशील हो गई है उसमें जान आएगी, उसमें संवेदनशीलता पैदा होगी। ये हमसे बड़ी गलती हो गई। इस गलती के मद्देनजर मैं आगे के सवाल पर जो हमारे सामने चुनौती नहीं खड़ी हो गई है उस पर बात रखना चाहता हूँ। हमारे मुल्क में लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गांव से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं या छोटे काम धंधों से जुड़े हुए हैं। तादाद तो करीब 70 करोड़ के करीब होगी, लेकिन मैं 40 करोड़ की बात करता हूँ क्योंकि औरतों को अपन मान के चलते हैं कि परिवार के हिस्सा है और कॉन्सिक्वेंटली उनको काम ना भी मिले, हालांकि वो गलत है। तो 40 करोड़ तो जरूर ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, छोटी खेती करते हैं और गुजारा करते हैं। उन लोगों के ऊपर मुसीबत ये आ गई है अब, क्योंकि देश भर में छोटे कारोबार ठंडे पड़ गए या बंद हो गए। सरकारी नौकरियां लोगों के पास पैसे ही बहुत कम थी, अब उसमें छटनी और होने लग गई है, यानी जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह टेम्परेरी भर्तियां होती हैं। जो बड़े उद्योग हैं या संगठित क्षेत्र है उसमें मंदी आई हुई है और उसमें से छटनियां हो रही हैं, इसलिए वहां रोजगार मिलने की गुंजाइश कम है। तो ले दे के बात यह बनती है कि बारिश का मौसम आ रहा है, गाँव में एक ही सूरत रोजगार की है, वो नरेगा, मनरेगा कहते हैं उसको। 2006 में शुरू हुई थी वो स्कीम और उसमें परिवार पीछे एक आदमी को 100 दिन के साल की गारंटी है। मोटे तौर पर अगर किसी गांव में 1000 लोगों के जॉब कार्ड बने हुए हैं तो रोज लगभग 300-350 लोगों को जब काम में लगाया जाएगा तब साल में हर परिवार पीछे एक आदमी को 100 दिन का रोजगार मिल पाएगा। लेकिन ज्यादातर जगह ये मनरेगा का जो रोजगार चल रहा है, जितनी जरूरत है उसमें खपने की लोगों की रोज, उससे आधे या 1/3 लोगों को ही काम मिलता है। तो पहली जरूरत तो इस बात की है कि मनरेगा की एफिशिएंसी 3 गुनी बढ़ाई जाए, तब वो 100 दिन वाला आंकड़ा पूरा होगा। दूसरी दिक्कत यह है मनरेगा की कि मनरेगा में भुगतान, जब शुरू हुई थी स्कीम तो महीने भर के अंदर पैसा मिल जाता था। आपने आज काम किया, इस हफ्ते काम किया तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद पैसा मिल जाता था, क्योंकि पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी राज्य सरकारों को, राज्य सरकारें जिले की ट्रेजरी में पैसा भेज देती थी, भुगतान जल्दी हो जाता था। आज हालत यह हो गई है कि 3 महीने लग जाते हैं भुगतान होने में, कई जगह और ज्यादा वक्त लगता है। तो अगर हम जिस संकट में हमारे किसान और मजदूर जूझ रहे हैं उन लोगों को हम उससे उबारना चाहते हैं, राहत देना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि ये मजदूर असर्ट करें कि हमारे लिए जो हक है साल में 100 दिन के गारंटीड रोजगार का रोजगार मिले। दूसरी बात यह है कि मनरेगा की मजदूरी ज्यादातर जगहों पे स्थानीय मजदूरी से कम है, तो उसको बढ़ा के स्थानीय मजदूर के स्तर पर लाया जाए, यानी कई जगह उसको दुगना किया जाए, कई जगह 1.5 गुना करना पड़ेगा। तो ये गारंटी दी जाए कि स्थानीय जो मजदूरी है, आज मनरेगा की मजदूरी 206 रुपये पर डे है, जबकि स्थानीय मजदूरी कई जगह 300, कई जगह 350 है। लिहाजा मनरेगा की मजदूरी एट पार विद द लोकल वेजेस लाई जाए।
और भुगतान उसका समय पे किया जाए। असली बड़ा संकट मनरेगा में ये है कि गांव में किस काम में लोगों को लगाएं। जो परियोजना अधिकारी हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, उनको इस काम को ग्राम सरपंचों से मिलकर करना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। हमने उसमें 2-3 बातें रखी। जैसे मैंने जहाँ कई गाँव का में घूमा तो पता लगा कि गांव में वेयर हाउस की ज़रूरत है, गोदाम की ज़रूरत है, और वो गोदाम एसी होने चाहिए ताकि उसमें फल सब्जियां और अनाज रखे जा सकें। वो है नहीं, गोदाम बनाना हो अगर तो उसके लिए मटेरियल कंपोनेंट ज़्यादा है और लेबर कंपोनेंट उसमें कम लगता है, तो मनरेगा में वो चालू होता नहीं। लेकिन चूंकि ये क्राइसिस का वक्त है, हम चाहते हैं कि सरकारें वेयर हाउस बनाने के काम को मनरेगा में चालू करें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसमें मटेरियल का खर्चा दे और मनरेगा से उसकी लेबर का कंपोनेंट आए। उसी तरीके से कई नई तकनीकें शुरू हुई, जैसे आसाम है, वहाँ पे बांस चलता है और बांस सबसे तेज उगने वाला पेड़ है। मैं चाहता हूँ कि बांस तकनीकी को मनरेगा में शामिल किया जाए। गांव गांव में घर पीछे 20-20, 30-30 बांस के घेरे, यानी एक घेरे में करीब 20 बांस होते हैं, ऐसे बांस लगवा दिए जाए हर आदमी की खेतों में, और वो उस व्यक्ति की पूंजी मानी जाए ताकि उसको स्थायी आमदनी का जरिया हो जाए। और भी तमाम पेड़ हैं, आंवले का पेड़ है, इसका महुआ का पेड़ है, जिससे स्थायी आमदनी हो सकती है, कई सालों तक हो सकती है। लिहाजा ऐसे पेड़ों को इसमें शामिल किया जाए। बारिश के दिन आ गए हैं, दूसरे काम धंधे लोगों के बंद हो जाएंगे। इस पीरियड में ये प्लांटेशन का काम और ऐसे पेड़ लगवाने का काम जिससे पूंजी का निर्माण हो, वो कराया जाए। एक बात और मुझे कहनी है कि ये सब काम पंचायत के जरिए करवाए जाए। पंचायत गांव की इस वक्त 2 बातों में बड़ी डेफिशिएंट साबित हुई, बड़ी कमजोर साबित हुई। अभी क्या हुआ कि लॉकडाउन में मंडियां बंद हो गई, फसल कट रही थी, ज्यादातर किसान फसल कटते ही मंडी में अनाज बेचने जाते हैं, वो रास्ता बंद था। तो सरकार ने 1.5 महीने लेट खोले खरीद केंद्र कि हम अनाज खरीदेंगे। सरकार ने जैसे गेहूं का भाव तय किया 19 रुपये 25 पैसे पर किलोग्राम, लेकिन सरकार ने कहा कि सिर्फ वही लोग अनाज बेच पाएंगे सरकारी दुकानों पे जिनके पास फला कागज होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ, तहसील जाके उसके लिए अप्रूवल लेके आओ। अब रेलगाड़ियां बंद थी, बसें बंद थी, ट्रांसपोर्ट बंद थे, तहसील तक लोग जा नहीं सकते थे। नतीजतन आधे से ज्यादा किसानों को का अनाज इन लोगों ने खरीदा नहीं, और फिर प्राइवेट व्यापारियों ने खरीदा तो वो सरकारी समर्थन मूल्य से 2 रुपये प्रति किलोग्राम कम, 3 रुपये प्रति किलोग्राम कम खरीदा। मैं कहता हूं कि पंचायत को मांग करनी है कि जो तहसील के अप्रूवल का हक तहसील को है, वो हक ग्राम पंचायत को मिले ताकि किसानों को मुसीबत ना हो। तो एक हक तो ये मांग करे। दूसरा हक ये कि ग्राम पंचायत जो भी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र या सिटीजनशिप प्रमाण पत्र जाहिर करती है, क्योंकि गांव सभा के पास एक रजिस्टर होता है, उसको कहते हैं जन्म मृत्यु रजिस्टर। जन्म मृत्यु रजिस्टर में जो आदमी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, उसका नाम होता है, उसकी माँ, उसके पिता का नाम होता है, और उससे अधिक ऑथेंटिक कोई और सर्टिफिकेट हो नहीं सकता। तो सरकार मान्य करे, तो ग्राम पंचायतें मांग करें सरकार से कि गांव पंचायत के द्वारा दिया हुआ सर्टिफिकेट हर हालत में पूरे मुल्क में हर स्तर पर मान्य किया जाए, और लिहाजा देश के लिए एनआरसी की या एनपीआर जैसी किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ये 2 बातें अगर हमने मांग कर ली तो सरकार का ये जो एक नई चीज निकाली इन्होंने कि हम एनपीआर एनआरसी चालू करेंगे, और जिसके पीछे नीयत भी साफ नहीं है, गलत नीयत से निकल के आई है वो बात। जो बयानात हमारे मंत्रियों के आए हैं उससे साफ होता है कि उसके पीछे नीयत साफ नहीं है, अच्छी नीयत नहीं है। लिहाजा इस प्रकार के कष्ट से, इस प्रकार की तकलीफ से, जुल्म से जनता बचेगी। तो ये 2 बातें अगर हमने कर ली, यानी ग्राम पंचायत के 2 अधिकार कि एक तो तहसील की जिम्मेवारी अनाज के प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड ग्राम पंचायत को सौंप दी जाए, और दूसरा ग्राम पंचायत का जो डेथ बर्थ रजिस्टर है उसको मुकम्मल मान्यता मिल जाए, और गांव का सरपंच उसको अपडेट भी समय समय पर कराता रहे ताकि सबके नाम उसमें शरीक हो जाए। और मनरेगा में एक बात और मुझे कहनी है कि हमारे गांव के रोजगार जब तक नहीं पनपेंगे तब तक गांव पनपेगा नहीं। आज से 6 महीने बाद, 8 महीने बाद उम्मीद हम करते हैं कि शहरों के जो रोजगार खत्म हो गए थे वो तो पनप जाएंगे, लेकिन गांव को पनपना चाहिए। तो इसमें तमाम चीजें गांव में खड़ी करने की जरूरत है। मोटे तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो चीजें
छोटी मशीनों के द्वारा पैदा की जा सके, जैसे कपड़ा पावर लूम से पैदा किया जा सकता है, तो उनको एंकरेज किया जाए कि गांव में पावर लूम लगे, जिसकी लागत 2 लाख 3 लाख रुपए आती है और गांव में ये लग सकते हैं। इसकी एवज में जो बड़े बड़े कारखाने कपड़े के होते हैं उसमें तो हजारों करोड़ रुपए की पूंजी लगती है, कम लोगों को रोजगार मिलता है, इसमें ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, गांव मजबूत बनेंगे। तो छोटी मशीन आधारित जो उद्योग है गांव में उनको पनपाया जाए और गांव के अनाज या गांव की सब्जियों से या गांव के फलों से जो खाद्य उत्पाद पैदा होते हैं, जैसे सॉस बनती है और तमाम चीजें बनती हैं, उन चीजों का गांव में निर्माण कैसे हो, मसाले कैसे ही गांव में कुटे पिसे और पैक किए जाएं, ये चीजें गांव में विकसित करने की जरूरत है। और इनको अपन विकसित करेंगे तो गांव मजबूत बनेगा, देश मजबूत बनेगा। अगर हमारे दिमाग में ये मसला है कि हमें देश की सरकार को जनमुखी बनाना है, जनता की सेवा करने की तरफ प्रवृत्त करना है, तो किसान मजदूरों में ताकत तभी आएगी जबकि वो अपने पांव पे भी खड़े होंगे और उनके अंदर घृणा और घमंड नहीं होगा। मैं समझता हूं कि अगले 4 महीने ये हमारी कसौटी के हैं। किसान मजदूरों के सामने संकट बहुत बड़ा है, लेकिन वो देश की राजनीति की शक्ल बदल सकते हैं। साथियों, इन दिनों सद्भाव मिशन की तरफ से हमने हरियाणा और राजस्थान के कुछ गाँव में एक सिलसिला शुरू किया है कि गांव पीछे 2 लड़के तैयार किए वॉलंटियर्स, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप घर घर जाएं और जिन लोगों के मनरेगा के जॉब कार्ड नहीं बने हैं जॉब कार्ड बनवा लें, और सरपंच से कहें कि इन लोगों को साल में 100 दिन का काम मिले, इतना रोज काम आप लोगों को दें। और एक मांग ग्राम सरपंच से ये कि हमने कर रहे हैं हम लोग कि आप अपने राज्य की सरकार को कहें कि मनरेगा का भुगतान 2 हफ्ते के अंदर हो जाए और मनरेगा की मजदूरी स्थानीय मजदूरी से ज़्यादा हो। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जिन लोगों का गांव से संपर्क है, वो लोग अपने अपने इलाके में इस प्रकार के वॉलंटियर्स को खड़ा करें, उनसे मिल के ये मुहिम चलाएं। मनरेगा से ही अगले 4 महीने तक देश में गाँव में लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ये बड़ा काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आपसे गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा मिल सके। शुक्रिया।